हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं अभिषेक राजभट मेडिकल काउंसलिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे मध्य प्रदेश में एमबीबीएस का एडमिशन चाहते हैं। आज उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं जिसमें आपका फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ हमने टॉपिक डिसाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। उसके बाद कॉलेज टाइप एंड फीस डिटेल, किस कॉलेज के क्या क्या फीस है, कॉलेज का टाइप क्या क्या रहेगा, नीट यूजी वर्सेस कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग यहाँ समझेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट का जो चेकलिस्ट होता है, जो आपको काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होता है और जो आपको रिपोर्टिंग में रिक्वायर्ड होता है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या कैसे फॉलो करना होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो स्कॉलरशिप की है। तो स्कॉलरशिप रिलेटेड आज हम सारी पॉलिसी का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस बच्चे को किस स्कॉलरशिप में किस किस डॉक्यूमेंट के थ्रू जाना चाहिए। एंड लास्ट इसमें है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें क्या क्या बॉन्ड अप्लाई करना पड़ता है और किस किस बॉन्ड आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा जर्नल ईडब्ल्यूएस से है तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए उसके पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपका। और अगर कोई बीएमएस बीएचएमएस का एडमिशन यहाँ पे ले रहा है तो वो नंबर आपका 45% हो जाता है। अगर कोई बच्चा जर्नल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस है बट फिजिकल हैंडीकैप है तो वहां पे 45% ट्वेल्थ में रिक्वायर्ड रहता है और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें रिक्वायर्ड रहता है। अगर वहीं पे हम बीएमएस बीएचएमएस की बात करेंगे तो 40% में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वहीं पे हम आपका ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें ट्वेल्थ में आपको 40% स्कोर होना चाहिए पीसीबी में, और अगर वहीं हम बीएमएस या बीएचएमएस में एडमिशन लेते हैं तो ये स्कोर आपका 35% हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉलेज टाइप। कॉलेज किस टाइप का, कौन से कैटेगरी का कॉलेज है और उसमें फीस डिटेल क्या क्या रहेगी। अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ दो टाइप का यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर इसमें हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो गवर्नमेंट एडमिशन जो होता है यहाँ पे dme.mponline.gov.in, ये यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे मध्य प्रदेश में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं या काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट के थ्रू आपको पूरा काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब अगर हम बात करते हैं एमबीबीएस सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 2275 सीटें हैं अवेलेबल हैं, जिसका एवरेज फीस 1 लाख रुपए हर कॉलेज में रहता है यहाँ पे। अगर हम सीट रेशियो की बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो 40% आपका जनरल कोटा में जाता है, 20% आपका एसटी कोटा में जाता है, 16% आपका एससी कोटा में जाएगा और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% दिया जाता है। और अभी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई है उसमें 10% आपका सीट का रेशियो रहता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टोटल कॉलेज में 2200 सीटें अवेलेबल हैं, जिसकी एवरेज फीस मिनिमम 9 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 70 लाख तक जाती है। अगर इसमें हम सीट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे 15% इसमें आपको एनआरआई कोटा में सीट चली जाती है। उसके बाद 5% पीडब्ल्यूडी कोटे में सीट जाती हैं, जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं वो 5% कैटेगरी में आते हैं। अभी इसमें लास्ट ईयर एक रिसेंट गवर्नमेंट स्कूल कैटेगरी लॉन्च की गई है जिसमें 5% सीटें स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे स्टडी किए हुए 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक या फिर 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं वो बच्चे इस कैटेगरी में जाएंगे। एंड उसके बाद 75% जो सीटें हैं वो ओपन रहती हैं, वो आपके ओपन कैटेगरी एसटी एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए रहती हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे वो कहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पे आपका भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, दतिया, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी एंड सतना, ये अभी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर,
आरडी गार्डी कॉलेज उज्जैन, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल, एलएनसिटी मेडिकल कॉलेज एंड सेवा कुंज हॉस्पिटल, ये रिसेंटली ओपन हुआ, 3 ईयर हो गए हैं इस कॉलेज को भी, काफी अच्छा कॉलेज है, इंदौर में स्थित है। बाकी सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल एंड रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है। तो ये पूरा ओवरऑल लिस्ट है। अभी इसमें रिसेंटली एक नोटिफिकेशन एनएमसी की साइड से जारी किया गया है। 6 न्यू मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं जिन्होंने अप्लाई किया है परमिशन के लिए, और एक सत्य साई मेडिकल कॉलेज है आपका जो कि सीहोर में ओपन होने के लिए परमिशन दिया है। अगर उनका परमिशन हो सकता है तो इसमें वो सीट्स और वो कॉलेज ऐड हो जाएंगे आपके। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट मेडिकल के कट ऑफ क्या है। तो अगर मध्य प्रदेश में हम लोग कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 14 कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं उनमें अगर जनरल कैटेगरी के लिए आप कट ऑफ देखते हैं तो मैक्सिमम 638 सबसे टॉप कट ऑफ रहा था मध्य प्रदेश कोटा में और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, और सबसे बॉटम जो गया था वो 563 तक का कट ऑफ गया था। तो जो भी बच्चे जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनके लिए जो कट ऑफ रहेगा वो मैक्सिमम 638 होना चाहिए नंबर और मिनिमम 563 नंबर होने चाहिए। अगर यही हम बात ओबीसी में करते हैं तो इसका टॉप कट ऑफ जो गया था एमजीएम कॉलेज इंदौर के लिए गया था 625 गया था, और अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे 560 का मिनिमम कट ऑफ रहा था। अगर यही हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो 540 गया था एंड मिनिमम 445 के आसपास रहा था ये कट ऑफ। ये कट ऑफ की रेंज इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा एससी कैटेगरी का है, अगर इस रेंज के बीच में उसका स्कोर आया है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए। और इस बार का पेपर और जो रिजल्ट देखा जा रहा है, जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, इससे ये चीज देखने को मिल रही है कि कुछ नंबर का अपर साइड वेरिएशन आ सकता है आपके लास्ट ईयर कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ में। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट की राय भी लेना चाहिए आपको। अगर कोई प्रॉपर एक्सपर्ट है आपके पास तो आप उसकी राय जरूर लें। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी के लिए हम गवर्नमेंट कट ऑफ देखेंगे तो ये 441 से लेके मिनिमम 338 तक इसका बॉटम कट ऑफ गया था। तो अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है। अगर प्राइवेट कॉलेज में हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 558 सबसे हाईएस्ट स्कोर गया था लास्ट ईयर और 456 सबसे लोएस्ट स्कोर गया था। तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के इस रेंज के अगर अंदर आते हैं तो आपको इस बार कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 546 हाईएस्ट कट ऑफ गया था, सबसे लोअर कट ऑफ जो गया था 454 नंबर गया था। अगर एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 435 सबसे हाईएस्ट स्कोर गया था और 336 नंबर सबसे लोएस्ट स्कोर रहा था। अगर एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 436 लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, जो कि जनरली होता नहीं है। एवरेज अगर आप देखते हैं तो 300 सवा 300 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ जाता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, बट क्योंकि काउंसलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बच्चा बाद में पहुंचा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। और लोअर कट ऑफ देखें तो इसमें 220 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रहा था। तो इस रेंज के बीच अगर कोई एसटी के बच्चे हैं तो उन्हें इजिली कॉलेज इस बार भी अवेलेबल हो जाएगा। बट इस बार का जो सिनेरियो देखा जा रहा है, जो कॉलेज हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो कुछ नंबर का वेरिएशन यहाँ पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। तो वो आपको थोड़ा सा वर्कआउट पहले करके रखना है। अब हम बात करने वाले हैं एनआरआई एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। एनआरआई एडमिशन जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, तो सारे कॉलेज में 15% जो सीटें अवेलेबल होती हैं वो एनआरआई कोटे को दी जाती हैं। ये एक ऐसा कोटा है जिसमें हर पेरेंट, हर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, बट प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से लोग घबराते हैं। उसका रीजन ये है कि एनआरआई एडमिशन, हमारा बच्चा एनआरआई नहीं है, हम लोग विदेश में ना तो जॉब करते हैं ना रहते हैं, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइड से दिया गया कोटा है। इस कोटे में आपको 15% सीट अलॉटमेंट होती है। इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं जिनके अकॉर्डिंग आप एनआरआई प्रूफ करते हैं। इसमें 3 कंडीशंस हैं, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। सबसे पहले, अगर कोई स्टूडेंट खुद एनआरआई है तो वो एनआरआई स्पॉन्सर सीट ले सकता है। अगर कोई बच्चा एनआरआई नहीं है तो सेकंड उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि अगर उसका कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर,
कोई भी कजिन अगर एनआरआई है तो उसका एक लेटर लगेगा, उसके थ्रू आप एनआरआई एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों कैटेगरी फुलफिल नहीं करते हैं तो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आती है स्पॉन्सर फैमिली फ्रेंड। अगर कोई फैमिली फ्रेंड है आपका या आपका कोई अननोन भी है जो आपको नहीं जानता, वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो थर्ड कैटेगरी में आएगा। तो अगर इस तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट को फुलफिल करते हैं तो ये 100% लीगल रहेगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका रीजन भी है कि ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सारे वेरिफिकेशन डीएमई एंड कॉलेज द्वारा दोनों किए जाते हैं। अब अगर इसका फीस बजट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम मध्य प्रदेश में 27 लाख पर ईयर से इसका फीस स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 50 लाख तक इसका फीस जाता है। ये पर ईयर का फीस है। पर ईयर का फीस अगर आप समझेंगे तो ये ओवरऑल जो बजट है वो अराउंड मिनिमम 1.2 सीआर से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 2.5 सीआर तक भी जाता है। बट क्योंकि ऐसी गाइडलाइन रहती है कि कोई भी कॉलेज अपना फीस बढ़ा नहीं सकता बट निगोशिएट कर सकता है। तो अगर आप प्रॉपर कॉलेज में प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं या प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको एक अच्छा निगोशिएशन देखने को मिल सकता है, या आप डायरेक्ट कॉलेज को भी अप्रोच कर सकते हैं तो आपको बेस्ट टू बेस्ट मिनिमम बजट में आपका एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद बात हम करते हैं कि हमें मिनिमम क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी कोई बच्चा आपका काउंसलिंग स्टार्ट करने जाता है तो काउंसलिंग में उसे मिनिमम नीट का स्कोर कार्ड, टीसी, माइग्रेशन, 10-12 का सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट एक बनाना पड़ता है आपको। आपका पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, आपके पेरेंट के फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट का आधार कार्ड होना चाहिए। और काउंसलिंग के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। और इनकम प्रूफ आपको, अगर आप कोई भी योजना ले रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपको रखना पड़ता है। वहीं पे अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद जब आप रिपोर्टिंग के लिए किसी कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपको पहले से क्या क्या प्रिपरेशन करके चलना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड आपको एक कॉपी रखनी है। इसके अलावा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने काउंसलिंग किया था तो उस टाइम पे वो जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है वो भी आपको डाउनलोड करके आपके पास रखना है, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको वो काम आता है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद आपका यूजी अटेंडेंस स्लिप। अटेंडेंस स्लिप जब भी आप रिपोर्टिंग करने कॉलेज पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस स्लिप ही मिलता है, तो वो आपको लेके जाना है। 10th 11th 12th मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट। अगर कोई गैप है, आपने 12वीं 2022 में की थी, अगर 2024 में आप एडमिशन ले रहे हो तो जो आपका गैप है उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनेगा। जो मैंने वहां पे आपका फोटो को बोला था, तो वहां पे आपका 15 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, 10 पेरेंट के फोटो होने चाहिए और आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। पेरेंट का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये कंपलसरी रहता है अगर हम कोई योजना में जा रहे हैं, उसी से वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आपका परफॉर्मा नंबर 7 एंड 9 आपको कॉलेज लेवल पे ही फिल करवा दिया जाता है मध्य प्रदेश में। ये जो भी योजनाएं ले रहे हैं, जो सीट लिविंग बॉन्ड होते हैं, रूरल बॉन्ड होते हैं, उनके लिए परफॉर्मा भरवाए जाते हैं। उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आईटीआर पेरेंट का लगेगा, इसमें मदर फादर दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर मदर वर्किंग नहीं है तो पेरेंट का आईटीआर लगाया जाएगा। अगर किसी के पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे फॉर्म 16 आपको पहले से प्रिपेयर रखना है ताकि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड अपग्रेडेशन अगर आप करना चाहते हैं किसी भी दूसरे राउंड के लिए तो आप यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन कर सकते हैं। और अगर उसके बाद आपको एक सीट लिविंग बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आप सीट छोड़ते हैं तो उसका आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो हर एक स्टूडेंट को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपको रिपोर्टिंग के समय में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में। हर काउंसलिंग से पहले हर साल एक फ्लो चार्ट दिया जाता है। ये फ्लो चार्ट समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं फिर ओके है, वो आपका खुद टेक केयर करेगा। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है आपके पास
तो आपको फ्लो चार्ट समझना बहुत जरूरी है कि किस राउंड में कैसे काउंसलिंग होगी। तो अगर सबसे पहले इसमें आपके डीएमई का जो पोर्टल है mponline.gov.in, इस पे बच्चा रजिस्टर्ड करता है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक करना कंपलसरी होता है। इसमें ऑटोमेटिक चॉइस लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है। इसके बाद फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट आता है, अगर उसमें आपका रिजल्ट यस अगर नहीं आया है, अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देन आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट इन केस अगर आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको कॉलेज लेवल पे रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वहां पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो। अगर अपग्रेड के लिए नो विलिंगनेस टू अपग्रेड अगर आप नो कर देते हो तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। अब अगर हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं तो सेकेंड राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आता है, ये केस में आप थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप, और थर्ड राउंड के लिए मॉपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज में आप पहले तो आपका रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको विलिंगनेस टू अपग्रेड पे अगर आप यस करते हैं तो आप मॉपअप राउंड में आपका चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो आपका काउंसलिंग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और अगर मॉपअप राउंड में अगर हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद अगर कोई सीट बचती है सीएलसी राउंड के लिए तो आप उसका चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसमें आप पूरा आपका रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो गाइडलाइन के हिसाब से अगर मॉपअप राउंड अगर हम पहुंच गए हैं तो मॉपअप राउंड में आपको सबसे पहले अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो अगर सीएलसी राउंड में कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसका राउंड आप अपीयर कर सकते हैं। और इनकेस अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है या आप अपग्रेड के थ्रू यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है आपका या नहीं हुआ है, यहाँ पे उन बच्चों की जिनका अलॉटमेंट हो चुका है उनका राउंड यहाँ पे काउंसलिंग समाप्त हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्कॉलरशिप, जो एमबीबीएस के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रोवाइड की जाती है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भी बच्चा ये स्कॉलरशिप अवेल करता है वो 100% की फीस उसकी माफ हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, जहां पे आपको एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रहा है। इसमें 3 स्कॉलरशिप आपको मेजरली प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले आपका स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री मेधावी योजना, दूसरा है आपका जन कल्याण योजना, तीसरा है आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अब हम समझते हैं कि इन स्कीम को कैसे आप एलिजिबल होंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेधावी छात्र योजना के बारे में। अगर मेधावी छात्र योजना की बात करते हैं तो इसमें हमेशा 2 कंडीशंस रहती हैं, एक तो आपका 12th का परसेंटेज और एक आपके फैमिली का इनकम। तो 12 परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर कोई एमपी बोर्ड से बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसका 70% मिनिमम मार्क्स 12th में होने चाहिए, और अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो उसका 85% मार्क्स 12th में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि पेरेंट का जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन अगर कोई फिलफिल करता है तो वो मेधावी छात्र उसे अवेल हो जाती है और उसका 100% जो फीस है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। सेकेंड जो योजना है वो जन कल्याण योजना है। जो भी पेरेंट्स जिनकी कोई इनकम नहीं है या जिनकी इनकम एग्जम्प्टेड है या जो श्रम का काम करते हैं, एक लेबर का काम करते हैं, वो लोग एक संबल कार्ड बना के ई श्रम कार्ड बोलते हैं, जैसे अगर वो कार्ड है उनके पास तो उसमें कोई भी परसेंटेज या कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है, उसमें डायरेक्ट बच्चे की 100% फीस वेव ऑफ कर दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक योजना की। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका जो इनकम है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, इसमें 12th का परसेंटेज नहीं देखा जाता है। और अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो ये इनकम 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो आपको ये पोस्ट मैट्रिक योजना आप अवेल कर सकते हैं और इसमें फीस वेवर का फायदा आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉन्ड जो स्कॉलरशिप आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको क्या बॉन्ड देना पड़ता है। जो बॉन्ड हम साइन कर रहे हैं वो बॉन्ड आपको समझना क्यों जरूरी है, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। एक होता है सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक सीट लिविंग बॉन्ड होता है। अगर आपने कोई भी कॉलेज ले लिया
एडमिशन हो गया आपका, बट आफ्टर 1 ईयर आप वो सीट छोड़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको 30 लाख रुपए का आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वो सीट छोड़ पाएंगे। उसके अलावा जो रूरल सर्विस बॉन्ड होते हैं, जो भी बच्चे कोई भी स्कॉलरशिप का अगर फायदा ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एडमिशन लेता है तो उसमें 2 साल के लिए आपको गवर्नमेंट का सर्विस करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं, बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसमें 10 लाख का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। दूसरा है हमारा प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में अगर कोई बच्चा बॉन्ड अगर स्कॉलरशिप अवेल कर रहा है तो उसे 5 साल का गवर्नमेंट के लिए सर्विस करना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में अगर वो ब्रेक करना चाहता है तो 25 लाख उसे पे करना पड़ेगा, उससे वो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। आई होप जितनी भी क्वेरी और जितने भी सवाल थे हमारे स्टूडेंट्स के, वो मैंने कवर करने की यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है या आप मुझसे कमेंट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।